हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है वुल फाइबर से रिलेटेड और वुल के फैब्रिक से रिलेटेड, कि हम वुल के फैब्रिक पर एक नया ट्रीटमेंट करते हैं, एक नया प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग होता क्या है? व्हाट इज द मिलिंग ऑफ वुल? मिलिंग ऑफ वुल, मिलिंग एक प्रोसेस है। मिलिंग एक प्रोसेस है जो हम करते हैं। क्या कैसे करते हैं ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मिलिंग में होता क्या है? फेल्टिंग इफेक्ट आता है। फेल्टिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है वो पहले से क्या हो जाता है? घना हो जाता है। घना का मतलब पहले से क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है। घना मतलब हो जाता है भर जाना। भर जाना मतलब कि एक के ऊपर एक चादर, एक के ऊपर एक चादर रखते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा? घना होता जाएगा, भरता जाएगा। वैसा ही हमारा इफेक्ट आता है मिलिंग प्रोसेस में। मिलिंग प्रोसेस में जो इफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहले मिलिंग होता क्या है। देखिए समझिए, अगर आपने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो फिर मिलिंग ऑफ वुल बहुत आसान है समझना। सिंपल सी बात है। मैं अगर बात करूं कि फाइबर्स, जो हमारे वुल के फाइबर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल व्यू का, तो अगर मेरे वुल के फाइबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है आपने तो वीडियोस को जाकर चेकआउट करिएगा। वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे लिंक है, आप जाकर वीडियो को चेकआउट करिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ वुल। तो स्ट्रक्चर ऑफ वुल में अगर आप जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि जो हमारा फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा वुल के फाइबर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे टाइप का होता है। वो कुछ ऐसे टाइप का होता है। ऐसे टाइप का होने का मतलब है जैसे क्रिसमस ट्री देखा है क्या? क्रिसमस ट्री में ऐसे 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 निकला होता है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि उसी के बगल में मैं दूसरा क्रिसमस ट्री ला रहा हूं, वो भी उल्टा ला रहा हूं। चलिए अच्छा, उल्टा ला रहा हूं। अब दोनों क्रिसमस ट्री को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रिसमस ट्री आपस में फंस जाएंगे, और फंसने के बाद वो जल्दी निकलेंगे नहीं। वो फंसने के बाद क्या नहीं होंगे? जल्दी निकलेंगे नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेल्टिंग। मतलब ये जो हमारा हो रहा है, ये जो हमारा फंस रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एक फाइबर है वो दूसरे फाइबर के साथ जाकर फंस जा रहा है। और ऐसे ही कितने मिलियंस ऑफ फाइबर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ जाकर फंस गए होंगे। और जैसे ही हमारा कपड़ा, जैसे ही हमारा धागा या यार्न या फाइबर एक दूसरे के साथ फंसेगा तो हमारा जो कपड़ा होगा उसकी डेंसिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले हमारा फाइबर अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ गए तो वो क्या हो गए? मजबूत हो गए। एकता में बल होती है भाई। तो जब दोनों एक साथ जुड़े, फिर उसके ऊपर भी एक दूसरा जुड़ा, फिर उसके ऊपर भी एक जुड़ा, दूसरा जुड़ा, बगल से जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या चीजें चेंज हो रही है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको, फेल्टिंग क्या होता है या फिर मिलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा वुल होता है, वुल में ढेर सारे स्केल्स निकले होते हैं। मतलब उनके किनारे किनारे से बहुत सारे छोटे छोटे स्केल्स निकले होते हैं। जैसे मछली देखा है, मछली की अपर लेयर को देखा होगा। तो अगर आप जो नॉनवेज खाते होंगे या फिर नहीं भी खाते होंगे तो उनको जब हम स्क्रच करते हैं, छीलते हैं, तो एक मतलब प्लास्टिक की तरह बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं स्केल्स। उसी तरह हमारा वुल के फाइबर्स पे होते हैं। वुल के फाइबर्स पे भी क्या होता है? स्केल्स निकले होते हैं। जब स्केल्स निकले होते हैं तो जब दूसरा फाइबर्स उसके इंटरेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक का होने का मतलब एक धागा ऐसे आया, जैसे मान लीजिए एक ये आया, एक ये आया, ऐसे जाकर दोनों फंस जाएंगे। जब दोनों फंस जाएंगे तो दोनों का फंस के निकलना क्या हो जाएगा? मतलब मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब फाइबर के साथ जुड़ गया। जैसे ही फाइबर के साथ जुड़ेगा तो हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, डेंसर हो जाता है। क्या होता है? डेंसर। डेंस मतलब भारी हो जाना, कॉम्पैक्ट हो जाना। ओके, बात करते हैं सबसे पहली चीज क्या होती है मिलिंग और फेल्टिंग। देखिए यहां पे लिखा हुआ मिलिंग और फेल्टिंग इज द थिकनिंग ऑफ वुलन मटेरियल व्हेन दे आर वॉश्ड। मतलब कि जब हम किसी कपड़े को धुलते हैं, कौन से कपड़े को धुलेंगे? वुलन कपड़े को। जब हम वुलन कपड़े को धुलते हैं तो वुलन कपड़े को जब धुलते हैं तो बहुत ऐसे विगरसली रब करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, बहुत तेजी के साथ रगड़ते हैं। जब भी आप बहुत तेजी के साथ रगड़ रहे हैं तो रगड़ने पे फाइबर्स के साथ फाइबर इंटरेक्ट होंगे, मतलब फाइबर के साथ फाइबर जाकर मिलेगा तो वो बोलेगा कि अब हम इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने का मतलब हम अब आप में फंस जाएंगे। जैसे ही हम आप में फंसेंगे, अब हम फंस गए तो अब जल्दी निकलेंगे नहीं। अब जल्दी नहीं निकलेंगे तो फैब्रिक कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा। उसको बोलते हैं थिक होना। थिक होने का मतलब क्या होता है? मोटा होना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कब होता है ये? जब हम वॉश करते हैं। और किस में वॉश करते हैं वो अलग मैटर है। वॉश हम किस में करते हैं? सोप में वॉश करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में वॉश करेंगे, एसिड मीडियम में वॉश करेंगे। यही तो है 3 मीडियम। आगे बात करते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ श्रिंकेज दैट अकर इज कॉल्ड फेल्टिंग श्रिंकेज। देखिए जब वुल का जो कपड़ा होता है, वुल के कपड़े में 2 टाइप्स के श्रिंकेज होते हैं। पहला श्रिंकेज क्या होगा? आप थोड़े दिमाग से ही सोचिए कि जब हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा हमारा लूम से बनकर आता है, लूम में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा टेंशन के साथ हम फाइबर को रखते हैं। फाइबर को रखने के बाद जैसे ही देख सिंपल सी बात,
कपड़ा जो होता है लूम पर होता है, लूम पर होता है तो बहुत खींच तान के उसको बनाया जाता है। जब खींच तान के बनाया जाएगा तो अब जब हम कपड़ा बन गया, अब कपड़ा उस टाइम किस में है, टेंशन में है। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में ले जाएंगे तो पानी में ले जाने के बाद कपड़ा ढीला पड़ेगा, और ढीला पड़ेगा तो सारे कपड़े क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे, मतलब अपनी अपनी जगह लेने लगेंगे, मतलब टेंशन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब टेंशन का मतलब टेंशन हटने लगा, जो टेंशन हमने रूम पे दिया था वो टेंशन अब हट जाएगा। अब जब टेंशन हट जाए तो कपड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने का मतलब अपने एकदम फ्लेक्सिबल वे में आएगा कि भाई अब मैं पहले तो तना हुआ था लेकिन अब मैं क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जा रहा हूं। जब फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो कपड़े की लेंथ जो होती है, लेंथ लंबाई जो होती है वो घट जाएगी, चौड़ाई जो होती है वो घट जाएगी। इस टाइप का श्रिंकेज एक होता है। इस श्रिंकेज को यहां पर नाम देते हैं लंदन श्रिंकेज। कौन सा श्रिंकेज देते हैं, लंदन श्रिंकेज। याद कर लीजिए, या फिर मत भी याद, नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कौन सा श्रिंकेज बोलते हैं, लंदन श्रिंकेज बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो श्रिंकेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर जो श्रिंकेज हो रहा है वो हम फाइबर और फाइबर के बीच में अट्रैक्शन, मतलब फाइबर और फाइबर के बीच में जाकर भिड़ा दे रहे हैं, और फाइबर और फाइबर दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं तो हाथ मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, कपड़ा एक साथ जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रिंकेज तो आएगा ना। मतलब भाई सिंपल सी बात है, हम दो चार लोगों के साथ जाकर चिपक जाएंगे तो पहले हमारी लंबाई ये थी, फिर हमने चिपका लिया, जोड़ के ऐसे एक साथ रख लिया तो लंबाई छोटी हो जाएगी ना, मतलब श्रिंकेज आएगा ना। अब श्रिंकेज वो लंबाई चौड़ाई हर जगह आएगी, हर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें। यहां पर लिखा हुआ है दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज दैट अकर इज कॉल्ड फेल्टिंग श्रिंकेज। ये एक सेकंड टाइप का श्रिंकेज है जो कि वुलन फैब्रिक में पाया जाता है, और इस श्रिंकेज को क्या नाम देते हैं, फेल्टिंग श्रिंकेज। किसकी वजह से हो रहा है, फाइबर के इंटरलॉकिंग की वजह से, फाइबर्स के स्केल्स के बीच में इंटरलॉक हो जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है भाईजान, सिंपल सी बात है, चीजों को समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये हमारा मान लीजिए स्केल्स है, क्या है ये, स्केल्स है। अब इसी के उल्टे में या फिर सीधे में भी फंस सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के उल्टे में हमने क्या किया, फाइबर्स को लाके यहाँ पे इंटरेक्ट कर दिया। जब एक दूसरे के साथ फाइबर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसके साथ फंसेगा, ये इसके साथ फंसेगा, ये इसके साथ फंसेगा, सबको फंसना है। जब फंस जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब मतलब जुड़ने का मतलब एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे, बन जाएंगे, कहेंगे भाई हम जल्दी निकलेंगे नहीं। अब एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप था, लेकिन जैसे ये फंसेंगे तो गैप कम हो जाएगा। गैप क्या हो जाएगी, तो सोचिए एक के बीच में इतना हो रहा है, ढेर सारे मिलियंस ऑफ द फाइबर्स होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं श्रिंकेज आएगी, कपड़ा कहीं ना कहीं सिकुड़ेगा, वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज दैट अकर इज कॉल्ड फेल्टिंग श्रिंकेज। इस श्रिंकेज को क्या नाम देते हैं, फेल्टिंग श्रिंकेज। नाम यहीं से आया हुआ है सब। आगे, व्हेन अ मास ऑफ वेट, मास का मतलब ढेर सारे, व्हेन अ मास ऑफ वेट वुल, जब हम किसी भी वुल के फैब्रिक, मतलब ढेर सारे वुल के फैब्रिक या फाइबर्स को एक साथ भिगोते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि ढेर सारा वुलन कपड़ा है, उसको हमने भिगो दिया, भिगोने के बाद सब्जेक्टेड टू प्रेशर, स्पेशली किस पे, प्रेशर दे रहे, मतलब जो हमारा वुल का कपड़ा है उसको हमने भिगो दिया, भिगोने के बाद हम उस पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जब प्रेशर लगाएंगे तो आप सोचिए, प्रेशर लगाने पर हमारा क्या होगा, फाइबर और फाइबर के साथ बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, टच हो जाएंगे तो फाइबर मतलब जो इसके स्केल्स होंगे वो आकर फंस जाएंगे। सिंपल सी बात है। प्रेशर स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ, किस में होता है, किस में चीजें में होता है, ये सोप में किया जाता है, एल्कली में किया जाता है और एसिड में किया जाता है। दिस इफेक्ट विल हैपन, मतलब जब हम अपने वुल के कपड़े को, वुल के भीगे हुए कपड़े को प्रेशर के साथ, जब हम अपने वुल के भीगे हुए कपड़े को प्रेशर के साथ स्पेशली सोप या फिर एल्कली या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या एसिड में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फेल्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर। आगे बात करते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ मिलिंग। अब मिलिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, मिलिंग का क्या मतलब हुआ, क्या फायदा है मिलिंग का, तो लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिलिंग इज टू कन्वर्ट फैब्रिक, मतलब फैब्रिक को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फुलर का मतलब होता है उसका फूल जाना, मतलब फैब्रिक का फूल जाना, मतलब फैब्रिक गद्दे की तरह हो जाएगा, एक बार कूदोगे तो फिर ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब जैसे मतलब ढेर सारे फाइबर्स है, अब उस पर कूदे तो फिर मतलब फूल जाएगा, एक तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, स्पंजी टाइप हो जाएगा। डेंसर का मतलब होता है घना हो जाना का मतलब बहुत भारी टाइप हो जाएगा, घना हो जाएगा। एंड मोर ड्यूरेबल, अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल मतलब पहले से अब का वुल का जो फैब्रिक होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई एक साथ हाथ मिला लिए, एकता में दम होता है। विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, और कैसा अपीयरेंस होगा, अच्छा अपीयरेंस होगा। अपीयरेंस कैसा होगा, अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा, फ्लेक्सिबल लगेगा, ओ भाई बहुत बड़ा मजा आ रहा है।
क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ मिलिंग, मिलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है वो समझ लेते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है मैंने बता दिया है। इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी बढ़ जाएगी। बेटर इंसुलेशन, ओहो वेरी गुड, बेटर इंसुलेशन। और आप जानते हैं कि हमारा जो वुल का फैब्रिक होता है, वुल के फैब्रिक में क्या होता है कि वुल का जो फाइबर या फैब्रिक बनाते हैं, तो फैब्रिक को बनाते टाइम पे क्या होता है कि वहां पर हवा जाकर ऐसे चिपक जाती है, मतलब हवा का एक लेयर। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए अभी हमने फैब्रिक बनाया हुआ है, फैब्रिक बनाया हुआ है, तो ये एक धागा है, एक धागा ये, तो इसके बीच में ये जो हवा होता है, ये हवा आकर फंस जाता है, ये हवा आकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। मतलब ये बीच में कौन सा लेयर बन जा रहा है, हवा का लेयर बन जा रहा है। अब ये हवा का लेयर बन जाता है तो हवा क्या करती है कि ना अंदर हवा आने देती, ना अंदर गर्म हवा आने देगी, ना अंदर बाहर ठंडा, मतलब इसमें हवा का जो प्रीमेबिलिटी है वो हट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हवा आर पार नहीं होगी। अब जब हवा आर पार नहीं होती है या फिर हीट आर पार नहीं होगी, तो आप सोचिए, ध्यान से समझिए, अगर कि हम जब ठंडी के सीजन में कपड़े पहनते हैं, तो अब हमारा ठंडी के सीजन में क्या होता है, ऐसे ही हवा ढेर सारे पैक हो जाते हैं। अब ढेर सारे पैक हो जाएंगे तो हमारी बॉडी अंदर से कैसी फील होगी, गर्म। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है एज कंपेयर टू दूसरे बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर से, तो हमारा जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाता। अगर यही गर्मी अगर हमारी बाहर चली जाती तो हमें बहुत तेज ठंड लगती। इसी वजह से हम वूल के कपड़े यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है बेटर इंसुलेशन, मतलब इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है, फाइबर्स की डेंसिटी बढ़ेगी। जब ढेर सारे फाइबर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो ढेर सारे एयर आ जाएंगे, और ढेर सारे एयर इसको रोकने के लिए आ जाएंगे, तो गर्मी आपकी और बढ़ जाएगी। मतलब आपको ठंड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर इंसुलेशन। क्लियर? लिखा हुआ वाटर रेसिस्टेंस इंप्रूव। अब इसका जो वाटर रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। मतलब पानी के प्रति इसकी जो व्यवहार होती है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाती है। मतलब पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप ज्यादा टाइम तक डूबोगे तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, बट तुरंत अगर डूबो के बाहर निकाल देंगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लिखा हुआ आगे इंप्रूव ड्रैपिंग क्वालिटी, डिक्रीज स्टिफ। मतलब इंप्रूव ड्रैपिंग क्वालिटी क्या होता है, व्हाट इज द ड्रैपिंग क्वालिटी? ड्रैपिंग क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको अगर किसी वीडियो में समझाया होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इस पेपर को ऐसे रख रहा हूं, देखिए सिंपल सा बात है, थोड़ा सा ये पेपर सीधा नहीं है, ये बच्चों का टेस्ट पेपर है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए ध्यान से समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ना इसको एक ऑब्जेक्ट पर रखा, आप देख रहे होंगे यहां से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको बोलते हैं ड्रैपिंग क्वालिटी। मतलब ये अगर मान लीजिए कोई हैंकी है या कोई भी फैब्रिक है, अगर मैं इसको उसके ऊपर रखूंगा तो कपड़ा नीचे की तरफ लटक जाएगा। अब अगर कोई कपड़ा ऐसा होता है कि जो कि जल्दी लटकना नहीं है, जल्दी लटकने का मतलब या तो ये ऐसे फॉर्म में रहेगा या तो ये पूरी तरीके से लटक जाएगा, तो इसको ड्रैपिंग क्वालिटी बोलते हैं। तो जो हमारा वुल फैब्रिक होता है उसकी ड्रैपिंग क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने का मतलब घट जाती है। घटने का मतलब है कि कपड़ा टाइट लगेगा, मतलब एकदम स्टीफ लगेगा, कड़ा टाइप लगेगा। कड़ा टाइप लगा तो जैसा आप पहनोगे वैसा फिट आएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो लिखा हुआ है इंप्रूव ड्रैपिंग क्वालिटी डिक्रीज। देखिए ड्रैपिंग की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कपड़ा हमारा पहले से थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। स्टिफ का मतलब थोड़ा सा कड़ा टाइप हो जाएगा, कड़ा टाइप। ओके, आगे बात करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। मैं थोड़ी चीजें बताता हूं क्योंकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रूव ड्रैपिंग क्वालिटी। ड्रैपिंग मैंने बता दिया, ड्रैप करना, गिराना, मतलब किसी भी फैब्रिक को, या फिर इसी पर मैं अगर हैंकी रखूं तो हैंकी नीचे की तरफ गिरने लगेगा। लेकिन अगर इसी पे मैं अगर उतने ही लेंथ का और उतने ही वेट का अगर आप वूलन कपड़ा रखो तो वूलन कपड़ा जल्दी गिरेगा नहीं, वो इधर ही बीच में लटका रहेगा। मतलब ऐसा है, सिंपल सी बात है भाई। एक खंबे पर हम चादर फेंकेंगे तो चादर ऐसे लटक जाएगा, लेकिन अगर इसी खंबे पर हम वुल के कपड़े फेंकेंगे तो ज्यादा नहीं लटकेगा। इसको बोलते हैं ड्रैपिंग क्वालिटी। तो ड्रैपिंग क्वालिटी क्या हो जाती है इसकी, इंप्रूव हो जाती है। ड्रैपिंग क्वालिटी इसकी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ओके, आगे बात करते हैं। बहुत ज्यादा हमारा वीडियो लंबा होने वाला है। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो मजा आएगा। प्रोसेस ऑफ मिलिंग। मिलिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? देखिए मिलिंग में हम जनरली 3 टाइप्स के प्रोसेस करते हैं। पहला है हमारा एल्कली मिलिंग, दूसरा है हमारा एसिड मिलिंग और तीसरा है हमारा सोप मिलिंग। तो क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन सारी चीजों के बात कर लेते हैं। एल्कलाइन मिलिंग। एल्कलाइन मिलिंग में हम क्या करते हैं, सोडा एस यूज करते हैं 1:1। 1:1 का मतलब है अगर आप 1 किलो सोडा एस का, अगर आप 1 किलो कपड़ा लेते हैं, 1 किलो वुल का कपड़ा लेते हैं, तो आपको 1 लीटर का क्या बनाना पड़ेगा, सोडा लेना, मतलब सोडा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा।
क्लियर? अगर आप एक किलो कपड़ा वूल का लेते हैं तो आपको कितना लीटर सोडा एस लेना पड़ेगा? 1 लीटर सोडा एस लेना पड़ेगा। पीएच आपको कहां से कहां तक रखना है? 9 से 11 तक पीएच रखना है। क्या रखना है? 9 से 11 तक। ध्यान रखिएगा, पीएच बढ़ना नहीं चाहिए। बताता हूं मैं क्यों। टेम्परेचर देखिए 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलिंग प्रोसेस करना है, जिसमें हमारा ये मिलिंग प्रोसेस करना है, जिसमें हमारा वुल ट्रीट होगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारा प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर कौन कौन से होते हैं? सिल्क और वुल। एनिमल में बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल में। तो हमारे ये दो प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि हमारे वुल और सिल्क है। अब ये वुल और सिल्क जो होते हैं वो एल्कलाइन से दूरी बनाते हैं। मतलब कि अगर आप वुल को या फिर सिल्क को जब आप एल्कली से ट्रीट करते हैं तो वो उसके डिग्रेड होने लगता है। डिग्रेड होने का मतलब गलने लगता है, खराब होने लगता है फाइबर हमारा खराब होने लगता है। कौन सा फाइबर? वुल और सिल्क। किसमें? एल्कली में। तो यहां पर हम किसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं? एल्कली में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे धागे के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम जब सोडा एस बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा कपड़ा क्या होने लगेगा? खराब होने लगेगा। मतलब हमारा वूल जो है वो क्या होने लगेगा? डिग्रेड होने लगेगा। तो क्या हमें अल्कलाइन मिलिंग करना पॉसिबल है? क्या हमें जरूरी है अल्कलाइन मिलिंग? देखिए मैं बता देता हूं, जो अल्कलाइन मिलिंग होता है ये जनरली हम हैवी फैब्रिक के लिए नहीं करते हैं। हैवी फैब्रिक का मतलब भारी फैब्रिक, भारी वुलन फैब्रिक, जैसे ब्लैंकेट हो गया, मिलिट्री के सूट्स हो गए या फिर मिलिट्री के ड्रेसेस हो गए, इन सारे फैब्रिक पर हम अल्कलाइन मिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन मिलिंग हमारे फैब्रिक को डैमेज कर देंगे। इस वजह से अगर हमें बहुत कम क्वांटिटी में करना है तो हम कौन सा मिलिंग कर लेंगे? अल्कलाइन मिलिंग कर लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जब आप अल्कलाइन मिलिंग करेंगे तो अल्कलाइन मिलिंग करने के बाद आपको ट्रीटमेंट देना होगा किसका? अमोनिया का। किसका देना होगा? अमोनिया का। क्यों देना होगा? क्योंकि रिमूवेबल ऑफ सोप एंड सोडा एज एंड द हॉट वाशर्स लिखा हुआ है आफ्टर ट्रीटेड विथ अमोनिया। मतलब इसको ट्रीट करने के बाद हमें किससे ट्रीट करना होगा? अमोनिया से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडा एस होगा। मतलब हम जब अच्छे से नहीं धुलेंगे तो उसके अंदर सोडा एस होगा। तो सोडा एस और सोप को हटाने के लिए हम किससे ट्रीट करते हैं? अमोनिया से। अच्छा, आपको मैं एक चीज और फायदा बता देता हूं इसमें। अल्कलाइन मिलिंग का फायदा एक है, ये है कि आप इसमें स्कोरिंग भी कर सकते हैं। मतलब मिलिंग के साथ साथ आप फाइबर का क्या कर सकते हैं या फिर फैब्रिक का क्या कर सकते हैं? स्कोरिंग कर सकते हैं। स्कोरिंग प्रोसेस अल्कलाइन मिलिंग में कर सकते हैं। अब स्कोरिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास सोडा एस है, और इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सोडा एस के साथ हम इसमें डाल देंगे सोप। क्या डाल देंगे? सोप। तो यहीं पर मैंने लिखा हुआ है सोप। तो सोप और सोडा एस को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? अमोनिया। तो अल्कलाइन मिलिंग में आप दो चीज कर सकते हो, एक मिलिंग भी कर सकते हो और दूसरा क्या कर सकते हो? स्कोरिंग। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लूज फाइबर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लूज फाइबर्स आर रिमूव्ड एंड गेट लॉस इन वेट। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हमारा जो वुल होता है वो हमारा एल्कलाइन मीडियम के साथ डिस्ट्रक्शन बना के रखता है, मतलब दूरी बना के रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे फाइबर्स को डैमेज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर लूज फाइबर्स, जो हमारे वुल का फाइबर होता है, वुल के फाइबर्स में जो लूज फाइबर्स होंगे, मतलब जो वेस्टेज फाइबर होंगे या जो फिर ढीले ढाले फाइबर्स होंगे, वो क्या हो जाते हैं? गल के खत्म हो जाते हैं। जब गल के खत्म हो जाएंगे तो इसमें जो हमारा जो वेट होता है, जो हमारा कपड़े का जो वेट होता है, वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब कपड़े का वेट अगर घटा तो इसका मतलब है कि कॉस्ट आपका बढ़ा, मतलब आपका घाटा होने लगेगा तो फिर क्या ही फायदा। तो ये है अल्कलाइन मिलिंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं, और एक एडवांटेज इसमें यह है कि आप स्कोरिंग भी कर सकते हो और मिलिंग भी कर सकते हो। बाकी तो मेरे को इसमें कोई सही नहीं लगता। आगे बात करते हैं। एसिड मिलिंग कई गुना बेहतर है अल्कलाइन मिलिंग से, बहुत बढ़िया बेहतर है अल्कलाइन मिलिंग से। पीएच मेंटेन कर लेंगे, आराम से पीएच मेंटेन कर लेंगे। 4 से ऊपर पीएच नहीं जाना चाहिए। बाकी सब हम बात करते हैं। आइए इसमें बात करते हैं। इसका पीएच मैं लिख देता हूं, पीएच आपका 4 to 5 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं एसिड मिलिंग। एसिड मिलिंग में हम क्या यूज करते हैं? डायल्यूट H2SO4, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इसका परसेंटेज क्या होता है? तो इसका परसेंटेज होता है 0.2 to 0.5%, 0.2 to 0.5%। इसका जो ट्वेडल परसेंटेज होता है वो होता है 168 ट्वेडल। जनरली आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे 168 ट्वेडल, ये स्ट्रेंथ है, ये चीजें याद रखिएगा। 168 ट्वेडल तक, मतलब 168 ट्वेडल का हम 0.2 to 0.5% H2SO4 लेंगे। टेम्परेचर आपका देखिए, टेम्परेचर का ध्यान देना है 40 से 50 डिग्री। यहाँ पे मैं कुछ बताना भूल गया था, वो मैं बता दूंगा। टेम्परेचर आपको ध्यान देना 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 45 ऊपर मत, क्योंकि एसिड यूज कर रहे हैं, हार्मफुल हो जाएगा। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 40 से 50 लिखा हुआ है। ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपको कलर्ड मतलब कोई कपड़ा डाइड है उस पर मिलिंग करना है तो आप 40 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा ले लिया, ज्यादा टेम्परेचर ले लिया तो कलर आपका क्या होने लगेगा? फेड होने लगेगा, मतलब कलर ब्लीड हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर कम लेंगे तो ब्लीडिंग कम होगी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अच्छा
अल्कलाइन से ये क्यों बेहतर है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, पीएच आपको मैंने बता दिया 45। क्यों बेहतर, ये मच क्विकर, अल्कलाइन मीडियम से ये ज्यादा जल्दी काम करता है। दूसरा इवन मिलिंग, इसमें जो मिलिंग होती है वो अनइवन होती है, कहीं ना कहीं हमारा सोडा ज्यादा हो गया या पीएच कम हो गया तो इधर उधर करने की वजह से हमारा जो मिलिंग प्रोसेस होता है वो अनइवन होता है, बट इसमें इवन मिलिंग पॉसिबल है। कलर नॉट ब्लीड, इसमें जिस तरीके से कलर ब्लीड हो रहा था इसमें कलर ब्लीड नहीं होगा, तो कौन फायदेमंद है, ये फायदेमंद है। लेकिन 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 अगर कोई फायदा है तो एक जगह उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है, नुकसान कुछ नहीं है, बस इसका एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड मिलिंग करेंगे तो आपका जो कपड़ा है, वुल वाला जो कपड़ा है वो पहले स्कोर्ड हो जाना चाहिए। स्कोर्ड का मतलब उसकी स्कोरिंग प्रोसेस पहले हो जानी चाहिए, तब आप एसिड मिलिंग करेंगे तो बेहतर होगा। और एसिड मिलिंग करने के लिए कपड़ा अच्छे से स्कोरिंग होना चाहिए, अच्छे से स्कोर्ड कर लीजिए, फिर उसको 1-2 बार वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद एसिड मिलिंग के लाइए तो कपड़ा आपका एकदम चमचमाता हुआ निकलेगा। क्लियर है एसिड मिलिंग। अच्छा, इससे कई गुना बेहतर और अच्छा हुआ था सोप मिलिंग। सोप मिलिंग में क्या करते थे, ओलिक एसिड सोप और एस्टेरिक एसिड सोप दोनों का यूज कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। जनरली हम यूज करते हैं ओलोइक एसिड का, किसका, ओलोइक एसिड सोप का। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्टनेस फील देता है। कैसा फील देता है, कपड़े पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस फील देता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा, सॉफ्टनेस फील देता है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ओलोइक एसिड सोप। इसका जो परसेंटेज होता है वो 5 से 10% फैब्रिक के वेट का। टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोसेस होगा तो अच्छे से हो जाएगा। बट आपके लिए मैं सबसे बेहतर मानता हूं एसिड मिलिंग, क्योंकि ये हमारा कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत आसानी से मिल भी जाता है, ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, पीएच आपको मेंटेन करना है 4 to 5, मच क्विकर है, इवन मिलिंग है, कलर नॉट ब्लीड का, इसमें बहुत सारा फायदा है हमारा एसिड मिलिंग का। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ मिलिंग। अब बात करते हैं कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं हम फेल्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिलिंग ऑफ वूल के लिए हम 2 मशीन यूज करते हैं, जिसमें नाम है आपका स्टॉक मिलिंग, इसी का दूसरा नाम है फुलिंग मिल, इसी का तीसरा नाम है फुलिंग स्टॉक। तीनों में से किसी को भी एक बोल सकते हैं। कौन कौन सा बोल सकते हैं, स्टॉक मिलिंग भी बोल सकते हैं, फुलिंग मिलिंग भी बोल सकते हैं और फुलिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि फुलिंग स्टॉक क्या होता है, फुलिंग मिलिंग क्या होता है या स्टॉक मिलिंग क्या, कौन सी मशीन है, तो इन सारी चीजों पे बात करने वाला हूं। ये देखिए सिंपल सा पुराना प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, देखिए सिंपल सी बात है। हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आपको अल्कलाइन से ट्रीट करना है, एसिड से ट्रीट करना है या सोप से ट्रीट करना है, किसी से भी ट्रीट करना हो तो सॉरी आपको क्या करना है कि अब मान लीजिए जो हमारा जिस कपड़े पे हमें मिलिंग करना है उस कपड़े को हम एसिड में डुबोएंगे, फिर बाहर निकालेंगे और उसको लकड़ी के टुकड़े से, मतलब लकड़ी का हथौड़ा होता है, कैसा होता है, लकड़ी का हथौड़ा दो। अरे मम्मी को देखा है ना, कपड़े मम्मी को देखा होगा आपने यार, मम्मी को देखा होगा, मम्मी कपड़े को कैसे कैसे पीटती है, ऐसे ऐसे लकड़ी का देखा होगा, एक बल्ले टाइप होता है, बैट टाइप का होता है, उससे लेके पीटती है। जस्ट वही काम हम यहाँ पर करते हैं स्टॉक मिलिंग में। हमारा जो वुल का कपड़ा होता है उसको लेके इधर दम दमादम पीटते हैं, दम दमादम पीटते हैं। कितना करते हैं, लगभग हम करते हैं इसमें 230 से 240 राउंड फायर करते हैं पर मिनट में। समझ में आ रहा है क्या, 230 से 240 राउंड ऐसे फायर करते हैं, मतलब बहुत तेजी के साथ मारते हैं। क्लियर, स्टॉक मिलिंग में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लेंदी है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। दूसरी चीज है कि इसमें जो इवन होने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इस वजह से हमारा जो स्टॉक मिलिंग है इसको अब हम प्रेफर नहीं करते। अब हमारे लिए नया आया हुआ है जिसका नाम है रोटरी मिलिंग मशीन। क्या नाम हुआ है, रोटरी मिलिंग मशीन। रोटरी का मतलब रोटेट करने वाला मिलिंग मशीन। जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारा रोटरी मिलिंग मशीन है। इसमें सारे क्वांटिटीज मैं बता देता हूँ, सारी चीजों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, चीजों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा होगा ये हमारा फैब्रिक है, जो भी जिस फैब्रिक मतलब ये जो हमारा वुलन फैब्रिक है ये हमारा ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। ये जो हमारा दिख रहा होगा ये सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन आपको लेना है वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आपके पास जैसा बजट हो उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एसिड या एल्कलाइन या सोप सोल्यूशन दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। अच्छा अब देखिए सिंपल सी बात है, कपड़ा ये जो है अंदर जा रहा है, ये क्या है, पियोटेड है, ये हमारा प्रेशर है, ये प्रेशर गेज है, मतलब अंदर की तरफ एक पाइप है, ऐसे समझिए अंदर की तरफ एक ऐसे पाइप है, ऐसे टाइप का पाइप है। इवन पाइप नहीं है, देख रहे हैं आप, इवन पाइप नहीं है, ऐसा टाइप का दबा हुआ पाइप है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसके अंदर जब कपड़ा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर जब कपड़ा जाएगा और पीछे ऊपर से हम जब इस पर
फोर्स लगाएंगे तो ये कपड़े पर फोर्स लगाएंगे तो ये कपड़ा दबेगा। कपड़ा क्या होगा? दबेगा। एक तो दब इधर से भी रहा है और एक दब इधर से भी रहा है, क्योंकि कपड़ा देखिए बार बार अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए कपड़ा क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। स्क्वीजी रोलर उसको अंदर की तरफ भेज रहे हैं। जब हमारा कपड़ा इधर से भी अंदर की तरफ जा रहा है और देखिए जगह निकलने का कम है, जब जगह निकलने का कम होगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि यहां पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू प्रेशर, अंडरलाइन कर लीजिए इन सारी चीजों पे, लिखा करिए पेपर में, सब्जेक्टेड टू प्रेशर। अच्छा, अब जब कपड़ा प्रेशर के साथ फिर यहां से निकलेगा, निकलने के बाद फिर हमारा सोल्यूशन में जाएगा। सोल्यूशन में देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे पाइल्ड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? पाइल्ड। क्या बोलते हैं इसको? पाइल्ड। पाइल्ड बोलते हैं। यहां पर हमारा पाइल्ड फॉर्म हो रहा होगा। फिर इस पाइल्ड को रिमूव करने के लिए, मतलब अब जैसे ये कपड़ा ऐसा ही उलझा ना है, एक एक बारी उलझा हुआ ना रहे, इस वजह से हम यहाँ पे नॉकिंग ऑफ करते हैं। नॉकिंग ऑफ क्या करता है? ये जो उलझे हुए फाइबर्स कपड़े होते हैं इनको एक लाइन में लाता है। एक लाइन में जैसे उलझा हो जाए तो एक लाइन में निकालेगा इसे, तो एक लाइन में निकाल रहा है। फिर यहाँ पे मेरा गाइड रोलर है, ये हमारा माउथ है, मतलब इसके अंदर से जाएगा। फिर हमारा स्क्वीजी है, स्क्वीजी क्या करेगा? इसमें से जो लीकर होता है उसको स्क्वीज कर देता है, इसी में नीचे गिरा देता है। फिर हमारा अंदर जाएगा, अंदर यहाँ से भी प्रेशर लगेगा और यहाँ से भी प्रेशर लगेगा। देखिए इसकी स्पीड तेज है बट इसकी स्पीड धीरे धीरे निकलेगी। क्लियर है क्या? पिवोटेड मतलब एक वेटेड मटेरियल होता है जिसपे हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे वो उतना दबाएगा और जितना आपको मिलिंग चाहिए उतना प्रोसेस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट रोटेटरी मिलिंग मशीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, धुआं मचा दीजिए एकदम। और सुनिए, अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।